जितने भी हमारे शिक्षक साथी जो बीपीएससी ट्री 2.0 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, 6 से लेके 10th तक तो स्पेशली ये यूजफुल है ही। साथ साथ 11-12 वाले साथी भी अगर देखेंगे तो उनके लिए भी यूजफुल ही रहेगा, क्योंकि आपको पता है सोशल साइंस जो है आपका हर एग्जाम में जो है इसको टारगेट किया जाता है। इसका जो है अपना अलग ही वैल्यू है, इसका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स का। साथ ही साथ जो है आप लोगों को करेंट अफेयर यही और साइंस पूछता है, इससे ज़्यादा क्या पूछता है, ठीक है। तो आप 6 से लेकर 10 तक सारे साथी इसको देख सकते हैं। अगर 11-12 वाले साथी है तो वो भी इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड इतना अच्छा है कि आप ये देखेंगे तो आपका जो तैयारी अच्छा हो ही जाएगा, ठीक है साथी। तो चलिए आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं कुछ बात आपको बोलना चाहता हूँ। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, अगर पहले से जुड़े हुए हैं तो अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 6 से लेकर 12 जितने भी हमारे साथी हैं जिनका जो है 40 नंबर का कॉमन पेपर होगा, अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में 23 प्रैक्टिस सेट जो हो चुका है। और आप लोग का हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी 9th-10th का ऑलमोस्ट मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ बीटीबीसी के सिलेबस से, उसका एमसीक्यू, तो उसको भी जाकर देख सकते हैं। बहुत जल्दी जो इकोनॉमिक्स भी आपका कंप्लीट करवा दिया जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं साथी। प्रैक्टिस सेट नंबर जो आज तीसरा है, रंजीत सर जो आईएएस के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट है उसका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कटिबंध पर वर्ष में कम से कम एक बार दिन अथवा रात्रि की लंबाई जो है 24 घंटे की अवधि की होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए होगा शीत कटिबंध। देखिए ये ग्लोब होगा, ठीक है, ये होता है आपको पता ही होगा आपको क्या है, तो ये विषुववृत्त है, ठीक है। 23.5 डिग्री वाला एरिया क्या होता है आपको पता ही होगा, तो उष्ण कटिबंध होता है, और नॉर्थ में और साउथ में ये वाला हो गया 23.5 डिग्री वाला ये होता है। मैं आपको पढ़ाया था एनसीईआरटी जब पढ़ा रहा था। 23.5 से लेकर 66.5 वाला एरिया जो होता है दोनों साइड नॉर्थ और साउथ में क्या होता है तो शीतोष्ण होता है। और ये 66.5 से लेकर 90 वाला ये वाला एरिया जो होता है नॉर्थ में और साउथ में दोनों क्या होता है, ये शीत कटिबंध होता है। क्या होता है? ये शीत कटिबंध होता है, ठीक है, 66.5 से लेकर 90 डिग्री तक। और यहाँ पे क्या होता है कि दिन और रात की अवधि जो होती है 24 घंटे से अधिक होती है। ध्रुव के पास यहाँ पे तो क्या होता है 6 महीने का दिन होता है, तो 6 महीने की रात भी होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा? शीत कटिबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है किस मानसून के कारण? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पूर्वी मानसून से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा होती है तो किस मानसून से होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी विक्षोभ से होती है। उत्तर पश्चिम जो भारत है आपका भाग, नॉर्थ वेस्ट वाला भाग जो है, तो उसमें जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण क्या होता है तो शीतकालीन वर्षा होती है, ठीक है। उत्तर पश्चिम भाग में पूछा जा रहा है क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से समझिए। कह रहा है कि उत्तर पश्चिम जो भारत का भाग है उसमें शीतकालीन वर्षा होती है, ठंडी में वर्षा होती है। उसका जो मेन कारण क्या है तो पश्चिमी विक्षोभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोलकाता में 88 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर यदि सूर्योदय प्रातः 6:10 पर होता है तो मुंबई जो आपका 73 डिग्री पूर्वी देशांतर में सूर्योदय का समय क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए दोनों के टाइम में कितना जो है देशांतर का अंतर है, तो 15 डिग्री 30 मिनट का अंतर है, यही होगा। हम जो मिनट देना जो है छूट गया है, तो 15 डिग्री 30 मिनट का अंतर है दोनों में। और ये 88 डिग्री 30 मिनट है और ये 73 डिग्री पूर्वी देशांतर है, तो दोनों में कितना हो गया? 15 डिग्री 30 मिनट का अंतर हो गया। समझ में आया कि नहीं? हाँ। और आपको पता होगा कि 1 डिग्री देशांतर में कितना मिनट का अंतर होता है, तो 4 मिनट का होता है, 4 मिनट का। तो 15 डिग्री में कितना हो जाएगा? 60 मिनट का। 15 डिग्री में कितना होगा? 60 मिनट का हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता होगा 30 मिनट कितना होता है, तो हाफ डिग्री के बराबर होता है। कितना होता है? आप मैथ थोड़ा भी पढ़े होइएगा तो आपको पता होगा 30 मिनट कितना होता है, तो हाफ डिग्री के बराबर होता है। और आपको हम यहाँ बता चुके हैं कि 1 डिग्री देशांतर में कितना 4 मिनट का अंतर होता है, तो हाफ डिग्री में कितना होगा? 2 मिनट का हो जाएगा। 15 डिग्री में कितना है? 60 मिनट का।
ये 30 मिनट जिसको हम हाफ डिग्री कन्वर्ट करते तो उसमें कितना हो जाता है 2 मिनट, मतलब कुल मिला के कितना हो गया 62 मिनट का जो है टाइम का गैप होगा। लेकिन कब होगा तो जो है बाद में होगा। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, देखिए 6:10 में कोलकाता में जो है आपका सूर्योदय हुआ है, और मुंबई क्या है पश्चिमी साइड में है, तो आपका जो है 62 मिनट बाद जो है उसका सूर्योदय होगा। तो उसमें आप 6:10 में जो है 62 मिनट जोड़ लीजिए, तो क्या टाइमिंग निकल कर आ जाएगा आपका, हो जाएगा 7 जो है 12 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और जो साथी हमारे एनसीईआरटी सेशन देखे होंगे उनको तो बिल्कुल डीप में समझ में आ गया होगा। चलिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आपका जो है कथन दिया गया है, और कथन 1 और कथन 2 दिया गया है, एक में शीर्षण है, एक में रीजन है। चलिए पढ़ के बताते हैं आपको। पहला जो है कथन कह रहा है, शीर्षण कह रहा है आपको कि उष्ण मध्य स्थलों का विस्तार महाद्वीपों से पश्चिमी छोर पर है, और कारण जो रीजन है वायु भार पेटियां मौसम के अनुसार उत्तर दक्षिण में खिसकती है। कथन क्या कह रहा है कि उष्ण मरुस्थलों का विस्तार महाद्वीपों से पश्चिमी छोर पर है। क्या ये कथन आपको सही लग रहा है? तो ये आपका कथन जो है गलत है। दूसरा कह रहा है कि वायु भार पेटियां मौसम के अनुसार उत्तर दक्षिण खिसकती है, तो ये सत्य है। तो आपका आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये असत्य है, मतलब असर्शन जो है असत्य गलत है, किंतु जो है रीजन और कारण जो है सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी नदी के खरे पार्श्व वाली गहरी व संकीर्ण घाटी को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं महाखड्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी को महाखड्ड को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो गॉर्ज बोलते हैं। ठीक है, इसका स्पेलिंग होता है आपका GORGE। ठीक है ना, ध्यान रखिए गॉर्ज। नहीं तो कभी कभी आपको ये भी देखने को मिल जाएगा, कंदरा भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, कंदरा। ध्यान रखिएगा क्या पूछ रहा है, किसी नदी के खरे पार्श्व वाली गहरी व संकीर्ण घाटी। गहरी व संकीर्ण घाटी को क्या बोलते हैं, महाखड्ड बोलते हैं, कंदरा बोलते हैं, या जॉर्ज बोलते हैं, गॉर्ज बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भूकंप की जो है प्रबलता मापी जाती है किस में, आपको पता होगा किससे मापी जाती है, तो रिएक्टर पैमाने पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जैसे आपका अगर बुखार लगता है तो आप किस पे जो है अपना बुखार नापते हैं, तो डिग्री सेल्सियस में नापते हैं। नहीं कहते हमारा 102 डिग्री बुखार हो गया भाई, अब तुम्हारा दोस्त जो है इस दुनिया में जो है बहुत मुसीबत की स्थिति में है। ठीक है, तो उसी तरह से रिएक्टर पैमाना पे क्या होता है, भूकंप को नापते हैं। हालांकि जो यंत्र नापता है वो होता है अलग चीज़ होता है, जो भूकंप के बारे में बताता है वो होता है सिस्मोग्राफ, लेकिन रिएक्टर पैमाना भी इसको नापा जाता है। और मोटा मोटी 3-4 रिएक्टर तक का भूकंप जो है नॉर्मल होता है, लेकिन जैसे ही 5 रिएक्टर से ऊपर आता है तो भूकंप जो है अपना विनाशकारी रूप ले लेता है। जो अभी हाल ही फिलहाल तुर्की में भूकंप आया तो कितना था, 7.8 रिएक्टर का था, समझे। और अभी तक वीडियो वायरल होता है, जो खड़ा खड़ा एक बिल्डिंग था कम से कम 50-60 जो उसमें रूम रहा होगा, गिर जाता है। सबसे ज़्यादा जो भूकंप अभी तक जो हाईएस्ट आया है वो है चिली में 9.2 का, मतलब भूकंप का तीव्रता इतना ज़्यादा था कि पानी से आग निकलने लगा था, ऐसा सिचुएशन हो गया था। ठीक है, तो जैसे ही 7-6 रिएक्टर का भूकंप आया तो समझे कि ये बर्बादी का जो है लक्षण है। चलिए आगे कह रहा है कि सहारा में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवन कहलाती है, तो इसको क्या बोलते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सिरक्को कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निश्चित सीमा व निश्चित दिशा में तीव्र गति से बहने वाली जल राशि को क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, धारा बोलते हैं, करंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विक्षेप बल कोरिलोसिस फोर्स जो है उत्पन्न होता है किसके कारण, और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा पृथ्वी के परिभ्रमण से। देखिए 2 गति होता है पृथ्वी के पास, एक होता है घूर्णन गति, एक होता है परिभ्रमण गति। घूर्णन गति होता है जब पृथ्वी अपने अक्ष पर खुद घूमती है तो उसको घूर्णन गति बोलते हैं या रोटेशन बोलते हैं। ठीक है, वही पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर घूमती है तो उसको परिभ्रमण गति बोलते हैं। और ये आपको पता होगा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमने में कितना समय लेती है, तो 365 दिन 6 घंटा लेती है। हालांकि हम कैलकुलेशन के लिए 365 दिन ही लेते हैं। चलिए नेक्स्ट जो आ गया फिर से आपका कथन कारण का जो है क्वेश्चन आ गया, कह रहा है कि हिमालय पर्वत
शीत ऋतु में उत्तर की ओर से आने वाली पवनों से भारत की रक्षा करता है। क्या ये बात सही लग रहा है आपको? बताइए। तो बिल्कुल सही है। और इसका कारण क्या कह रहा है कि हिमालय जो है विश्व की सर्वोच्च एवं नवीनतम बलित पर्वत श्रेणी है। तो इसका जो है कारण भी आपका जो है ऑलमोस्ट सही है। बलित मतलब होता है फोल्ड माउंटेन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हिमालय क्या है? फोल्ड माउंटेन है। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहा है, मतलब कारण जो है कथन की व्याख्या कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। लवणता का मतलब होता है कि आपका जो है खारापन, नमकीनपन जो है पानी सबसे ज़्यादा जो है किसका है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मृत सागर का, ठीक है, डेड सी का। हालांकि ओवरऑल पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा तुर्की का वन झील जो है जिसका जो है लवणता 350% से ज़्यादा है। लेकिन सागर में जो ऑप्शन दिया गया उसमें सबसे ज़्यादा किसका होगा? तो मृत सागर का ही होगा। चलिए आगे कह रहा है कि प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रांड बैंक स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तर अटलांटिक महासागर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मंगोलाइट्स प्रजाति की उत्पत्ति का क्षेत्र माना गया है। कहाँ पे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मध्य एशिया में। और ये मंगोलाइट जो प्रजाति का जो आदमी होता है उसका आँख जो है छोटा छोटा होता है, बौना होता है। उसके बाद क्या कहते हैं, ये जो है उजला कलर का, मतलब चाइनीज टाइप का होता है। कुल मिला के यही कहना चाह रहा हूँ। चलिए आगे कह रहा है कि कूट 1 को कूट 2 से मिलाना है कि कौन से देश में क्या जो है उत्पादन दबा के होता है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में चले जाइए तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे बढ़िया जो आपका उत्पादन होता है गेहूं का उत्पादन होता है। किसका? गेहूं का। ऑप्शन नंबर 3 हो गया। मिस्र जो हो गया उसमें जो है आपका कपास का, ठीक है। क्यूबा, क्यूबा में क्या होता है? तो क्यूबा में गन्ना होता है, इसलिए क्यूबा को जो है गन्ना समझिए बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे। आगे कह रहा है कि बांग्लादेश में जूट होता है। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा? 15 का बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब एक तरफ जो है झील दे दिया गया, दूसरे तरफ राज्य दे दिया गया। किस झील में कौन सा राज्य है उसको मिलाना। जैसे सांभर झील है तो सांभर झील कहाँ हो जाएगा? राजस्थान में, ठीक है। और सांभर देख के जो है सांभर इडली देख के कभी भी साउथ नहीं मार दीजिएगा। मैं बार बार बोलता रहता हूँ, इसमें जो है लड़के अगर याद नहीं होंगे तो दिमाग लगा के मिस्टेक करते हैं। लोनार झील जो है आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा। एकमात्र झील है भारत का जो एस्टेरॉयड क्षुद्र ग्रह के गिरने से बना है। आगे जो है पुलिकट झील जो है आपका तमिलनाडु में है, ठीक है। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है, हालांकि ऑप्शन में तमिलनाडु ही दिया गया तो उसको मार सकते हैं। नौकुचिया जो है आपका उत्तराखंड में। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या निकल कर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य के जो है निकटतम ग्रह कौन है। तो आपको पता होना चाहिए सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बुध ग्रह है, ठीक है। और मैं इसको अब आ ही गया क्वेश्चन तो इसको बता देता हूँ। ये आपका सूर्य हुआ, ठीक है। सबसे नज़दीक क्या हो गया? बुध। याद करने का तरीका है, ध्यान से सुन लीजिए, नहीं तो ज़िंदगी में बार बार याद कीजिएगा, कन्फ्यूज होइएगा। सबसे नज़दीक क्या हो गया? बुध, बुध हो गया। उसके बाद अब सप्ताह के नाम में क्या आता है? बृहस्पति। तो ये गैप कर दीजिए, बुध के बाद बृहस्पति नहीं होगा, शुक्र होगा। क्या होगा? शुक्र होगा। दूरी के हिसाब से सूर्य, ये अपना सूर्य हो गया, ये हो गया सूर्य। आपको पता है सूर्य के चारों ओर जो है सब ग्रह परिक्रमा लगाता है। तो सबसे पहले क्या हो गया? बुध। उसके बाद गैप कीजिए, बृहस्पति शुक्र आ गया। फिर शनि का गैप कीजिए, रवि आ गया। रवि को पृथ्वी मान लीजिए, रवि कोई ग्रह नहीं होता तो उसके जगह हम पृथ्वी मानते हैं, ठीक है। उसी तरीके से एक गैप और कीजिए, रवि क्या हो गया? एक तरह से पृथ्वी होगा। तो रवि के बाद सोमवार होना चाहिए, तो सोमवार नहीं होकर क्या होगा? मंगलवार हो जाएगा। फिर क्या होगा? तो बुध नहीं होकर बृहस्पति हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? शनि हो जाएगा। और लास्ट में अरुण वरुण, तो आप जो है बचपन से सुनते हैं, दोस्त होगा आप लोग का, खूब मारपीट भी किए होंगे उसके साथ, तो आपको इसका अनुभव होगा ही। तो सबसे पहले क्या हो गया? बुध, गैप दीजिए शुक्र, गैप दीजिए रवि मतलब पृथ्वी, गैप दीजिए मंगल, समझ में आ रहा है ना, और गैप दीजिए बृहस्पति, ठीक है। उसके बाद जो हो गया बृहस्पति के, फिर गैप दीजिए एक शनि, फिर अरुण और वरुण, ठीक है। तो सूर्य के हिसाब से जो आपका दूरी हो गया, सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा दूरी? तो वरुण का हो जाएगा, और सबसे कम क्या हो जाएगा? तो बुध ग्रह का हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि वायुमंडलीय संरचना में निम्नलिखित में से किस गैस का सर्वाधिक भाग है। तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा किस गैस का भाग होता है? तो नाइट्रोजन का होता है, 78% होता है। वहीं ऑक्सीजन आपका 21% है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब पृथ्वी के भूपृष्ठ पर पूछा जाए तो वो जाता है ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर लोहा। लेकिन वहीं आपका पूछा जाए मानव मनुष्य शरीर के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व है, तो हो जाएगा ऑक्सीजन।
ध्यान रखना है कहाँ पूछा गया, वायुमंडल की भूपृष्ठ की पृथ्वी के अंदर अति शरीर के अंदर। आगे कह रहा है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा आपका क्षोभ मंडल। ठीक है, देखिए इस तरीके से होता है, ये हो गया आपका क्षोभ मंडल। मंडल हम छोड़ देते हैं, मंडल जी को आप समझ लीजिएगा। उसके होता बाद ऊपर क्या होता है, समताप। ठीक है, क्षोभ समताप। उसके बाद क्या हो गया, मध्य। उसके ऊपर क्या होता है, आयन। सबसे ऊपर क्या हो गया, बहिर। बहिर वो नहीं जो कम सुनता है, मंडल है एक्सटर्नल वाला। ठीक है, क्षोभ समताप मध्य आयन और बहिर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कैरिबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हरिकेन कहते हैं। कैरिबियन सागर मतलब वेस्ट इंडीज जो हो गया उसके आसपास का एरिया हो गया। ठीक है, त्रिनिदाद एवं टोबैगो ये सब एरिया में जो अति तूफान आता है उसको क्या बोलते हैं, हरिकेन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डोलड्रम जो निम्न अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है, किसके किसके बीच, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 5 डिग्री उत्तर से लेकर 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। ये हो गया, जैसे ये हो गया आपका विषुववृत्त। तो ये 5 डिग्री उत्तर हो गया ऊपर में, ये वाला नॉर्थ जो हो जाता है, ये वाला हो गया साउथ वाला, और ये 5 डिग्री दक्षिण मतलब ये वाला जो भाग हो गया, ये वाला भाग, ये क्या हो गया, तो निम्न अक्षांश हो गया। ठीक है, डोलटम वाला पट्टी हो जाता है। आगे कह रहा है कि फेरल का नियम संबंधित है किससे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वायु के संचार से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गल्फ स्ट्रीम जो है धारा प्रवाहित होती है, और ये VVI क्वेश्चन है, बहुत शानदार सेट है भाई, इसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, और आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गल्फ स्ट्रीम की धारा जो है अटलांटिक महासागर के पश्चिमी किनारे पे बहती है। यहाँ आंध्र महासागर दे दिएगा, अटलांटिक महासागर। ठीक है, उसी को आंध्र महासागर भी बोला जाता है हालांकि। चलिए, साथ ही साथ मैं एक बात कहना चाहूँगा साथियों आप लोग को कि कल भारत पाकिस्तान का मैच था, बहुत अच्छा मैच हुआ और भारत उसमें जीता हासिल किया, उसका सबको बधाई। और बहुत जो है आज से आप लोग का जो है नवरात्रि भी शुरू हो जाएगा, तो नवरात्रि का जो है अग्रिम शुभकामना, बहुत अच्छे से नवरात्रि बताइए, लेकिन तैयारी ज़रूर करते रहिए क्योंकि जो है अल्टीमेटली आपको एग्ज़ाम देना है, ज़िंदगी भी सेट करना है। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा हमेशा कि घर जो है सड़क के किनारे हो तो उसका बहुत कीमत होता है, और इसी तरीके से ज़मीन भी अगर सड़क के किनारे हो तो उसका बहुत महत्व होता है, जो अभी का समय चल रहा है उस हिसाब से। लेकिन इंसान या नवयुवक या बेरोजगार आदमी अगर सड़क के किनारे हो तो उसका कोई मूल्य नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए अपने आप को और तैयारी करते रहिए क्योंकि इंसान और ज़मीन में बहुत अंतर होता है। आप मेहनत करते रहिए तभी जो है आप रास्ते पे आ पाइएगा, और एक बार रास्ते पे आ गए तो दुनिया जो है फिर आपको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए तैयार रहती है। तो मेहनत करते रहिए साथ ही साथ जो है नवरात्रि के अवसर पे बहुत जल्दी आप लोग का वैकेंसी भी क्लियरेंस कर ही दिए मोटा मोटी, जो बस समझिए कि पटकना बाकी रह गया है। ठीक है, तो तैयारी करते रहिए, जो भी तैयारी किए कर रहे होंगे और जो लगे होंगे उनका जो है होना तय है। चलिए साथी, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। करा कि वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है किससे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पराबैंगनी किरण से, अल्ट्रा वायलेट रे जो इसको बोला जाता है इंग्लिश में। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में करण और काथन के बारे में बताना है। ठीक है, कह रहा है कि बृहद मरुस्थल जो है निम्न अक्षांशों पर अवस्थित होते हैं, तो ये जो है बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बृहद मरुस्थल जो है निम्न अक्षांश जो आपका 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री और नॉर्थ पर स्थित होता है। और कारण क्या कह रहा है इसका कि महाद्वीपीय विस्थापन के फलस्वरूप ये उच्च अक्षांशों से हटकर निम्न अक्षांशों में आ गए हैं। क्या ये बात सही है, तो इसका कारण जो है गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या निकल कर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए देखिए सही, सॉरी मैं बोलना चाह रहा हूँ, कारण भी आपका सही है। ठीक है, लेकिन जो है ये एक्सप्लेनेशन नहीं क्लियर कर पा रहा है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे कह रहा है कि साइमन कमीशन जो है भारत किस वर्ष आया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1928 में जो है साइमन कमीशन भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तुझुके जहांगीरी किसने लिखी थी, और ये बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, जहांगीर ने लिखी थी, अपनी आत्मकथा है उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बुलंद दरवाजा अकबर की किन पर विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था,
और ये क्वेश्चन भी VVI, मतलब ये सेट ही शानदार है। हालांकि ये रणजीत सर के सेट का बात ही अलग होता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। गुजरात जो है जब विजय के उपलक्ष्य में अकबर जो है बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था। आगे कह रहा है कि मनसब क्या था, तो मनसब क्या था बताइए। तो ये एक तरह के सा क्या है, ओहदा था। क्या है, ओहदा, ठीक है, पद भी बोल सकते हैं, श्रेणी बोल सकते हैं। मनसब का मतलब श्रेणी भी। आगे कह रहा है कि 1857 में सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ से हुआ था, तो मेरठ से हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। वही चर्बी वाला लफड़ा था, गाय के चर्बी से बना हुआ कारतूस दे दिया था। अब मंगल पांडे आपको पता ही होगा ब्राह्मण जात के थे, तो मुद्दा जो है वहीं से शुरू हुआ। और जो 1857 का विद्रोह क्या हुआ, भारत का स्वतंत्रता संग्राम बन के उभरा। आगे कह रहा है कि विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब कब पास हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 1856 ईस्वी में पास हुआ था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बहुत बड़ा योगदान था इसमें। आगे कह रहा है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता केंद्र स्थान कौन सा था, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कन्नौज वाला एरिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूनानी राजदूत मेगास्थनीज जो है किसके दरबार में भारत आया था, बहुत पूछता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और इसने जो है इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें उस समय के मौर्यकालीन समाज का जो है वर्णन किया था। आगे कह रहा है कि 1925 में कानपुर में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, VVI क्वेश्चन है, ठीक है। कौन थे बताइए, तो वो थे सरोजनी नायडू, ठीक है। भारत की जो है प्रथम महिला जो है राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही है, ठीक है। हालांकि वैसे ओवरऑल जो पूछा जाए तो ये एनी बेसेंट रही है, लेकिन भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष रही थी तो कौन था, सरोजिनी नायडू सबसे पहले। आगे कह रहा है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित गवर्नर जनरल की परिषद में कौन सदस्य नहीं था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्रासिंस जो है सदस्य नहीं था। आगे कह रहा है कि किस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रोमा रोला ने। आगे जो है आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो आइए मिलाते हैं, हम लोग का काम ही है मिलाना एक दूसरे को, ठीक है। तो देशबंधु चितरंजन दास जो है, हमको लग रहा है एक तरह जो है एक साइड जो है पति का नाम दिया गया, दूसरे साइड जो है पत्नी का नाम है, ठीक है। तो देशबंधु चितरंजन दास जी के पत्नी का नाम क्या था, तो बसंती देवी था, ठीक है। धर्मेंद्र वाला बसंती नहीं मान लीजिएगा, ठीक है। आगे कह रहा है लाला लाजपत राय का हो जाएगा आपका राधा देवी, ठीक है। और इसको कृष्ण जी वाला नहीं मान लीजिएगा। आगे महात्मा गांधी जी है, उनके जो पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी था। और मोतीलाल नेहरू जी क्या हो गया आपका, स्वरूप रानी, ठीक है। वैसे भी राजा महाराजा थे ये लोग, मोतीलाल नेहरू लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय। देखिए यहाँ पे इससे पहले मैं एक सेट करवाया था, प्लेटफॉर्म में था, ठीक है। उसमें लड़के बहुत कंफ्यूज थे। जैसे ब्रह्म समाज का स्थापना जो 1828 में राजा राम मोहन राय ने करवाया था। हालांकि ब्रह्म समाज भी आगे चल के जो है कुरीतियों में बट गया था। कुरीति मतलब क्या हुआ था, बहुत जो थे जो है आपका पाश्चात्य सभ्यता का समर्थन कर रहे थे, उसी विचारधारा को लेके 1865 में भारतीय ब्रह्म समाज का स्थापना हुआ था। उसको आदि ब्रह्म समाज भी कहा था, और किसने किया था, तो केशव चंद्र सेन ने किया था। इस बात को ध्यान रखिएगा, ब्रह्म समाज दिया रहा है तो राजा राम मोहन राय, और भारतीय ब्रह्म समाज दिया रहा है तो केशव चंद्र सेन। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन युग में जो है सुमेलित नहीं है। इसमें जो है मोटा मोटी जो आपको दिया गया कि जैसे 1857 का विद्रोह हुआ था, तो कौन से व्यक्ति जो है कहाँ से जो है मतलब क्या किए थे, नेतृत्व किए थे 1857 के विद्रोह का, ठीक है। तो उसमें जो है गलत पूछा गया हम लोग से, नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इलाहाबाद से कुंवर सिंह जो है लीड नहीं किए थे, कौन किए थे, तो लियाकत अली किए थे, मौलवी लियाकत अली किए थे। कानपुर से नाना साहब थे बिल्कुल। और तात्या टोपे जो थे क्या बम बारूद संभाल रहे थे, पूरा एकदम डिफेंस मिनिस्ट्री। झांसी से तो लक्ष्मीबाई थी, सबको पता होगा, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ग्वालियर से तात्या टोपे थे, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि किस दिल्ली सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी, बहुत पूछा जाता है। तो क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। बहुत चतुर व्यक्ति था, ठीक है, क्रूर के साथ साथ चतुर था, तो उसने सबसे पहले घोड़ा दागने का प्रथा चलाया था, ताकि युद्ध में पता चले कि कौन सा घोड़ा उसका है, कन्फ्यूजन नहीं। दूसरा बात,
सैनिक को सबसे पहले नकद वेतन देने का जो है प्रारंभ किया था, और दूसरा परमानेंट पैसा देंगे, चाहे युद्ध हो चाहे नहीं हो। पहले क्या होता था, राजा महाराजा जो है सैनिक को जो भाड़ा पे लाते थे, जैसे युद्ध का माहौल होता था तो कहते थे आ जाओ, पैसा देंगे, इतना रुपया देंगे, चलो युद्ध लड़ने। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी कहा नहीं, अगर आप सैनिक से वफादारी चाहते हैं तो उसको परमानेंट वेतन वेतन दीजिए, चाहे युद्ध हो या न हो। तो उसने जो है सबसे पहले परमानेंट वेतन देने का काम भी अलाउद्दीन खिलजी नहीं कहा था। इसको ये अपने आप को द्वितीय सिकंदर सानी की उपाधि से भी नवाजा था। ये बस अपने चाचा के बेटी से ही शादी कर लिया था, मतलब कुल मिला के ये जो है अपने बहन से ही जो है रिश्तेदारी में शादी किया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था उसके चाचा का नाम, ठीक है। तो कुल मिला के ये अपने चाचा का भतीजा भी के साथ साथ जो है दामाद भी था। चलिए, इतना चीज़ जो है जानना जरूरी था। दूसरा जो है मौद्रिक जो है आपका बाजार नियंत्रण प्रणाली पे बहुत अच्छा इसका कंट्रोल था। आगे कह रहा है कि चालुक्य वंश की राजधानी थी, कहाँ थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, वातापी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अपराजित वर्मन। साथियों, मैं एक बात आप लोग को बताना चाहूँगा कि अगर सोशल साइंस का आप लोग का क्लास 9th-10th का जो है PDF तैयार हो चुका है, थ्योरी प्लस MCQ का। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं आपको जो है टेलीग्राम पे भी डाल दिया हूँ। तो जो नंबर दिया गया उस पे जो आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, और जो एकदम मिनिमम प्राइस रखा गया है ताकि जो है, और वो भी प्राइस इसलिए रखा गया ताकि मैं आप लोगों के लिए कंटेंट लेकर, वीडियो लेकर यूट्यूब पे आता रहूँ, और NCERT वगैरह करवाता रहूँ, हर चीज़ करवाता रहूँ, ताकि एक मिनिमम प्राइस ज़रूरी है साथी, क्योंकि आपको पता है आर्थिक युग है। कोई भी व्यक्ति जो है, जैसे मेरे पास ही टेक्निकल टीम है, तो बिना पैसे के जो है 5 घंटा 7 घंटा कौन काम करेगा इस दुनिया में बिना स्वार्थ के? तो वही कुल मिला के जो है, जो भी आप लोग से राशि आता है उसको मैं देता हूँ महीना में, ताकि वो वीडियो डाले 3-4 वीडियो दिन भर में, ताकि आप लोग का जो है कंटिन्यू क्लास ऑलमोस्ट फ्री में ही चलता रहे, ठीक है। बाकी तो आपको पता ही होगा, यही कोर्स 7,000-8,000 में मार्केट में बिकता रहता है। चलिए आगे करा कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है सही सुमेलित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब मानुची। औरंगजेब के दरबार में मानुची आया था। आगे कह रहा है कि वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, JB क्लार्क ने, ठीक है। इकोनॉमिस्ट वगैरह सब, अर्थशास्त्री वगैरह, तो इसका नाम याद ही रखिएगा। आगे कह रहा है कि मांग की लोच कितने प्रकार की होती है? तो मांग की लोच कितने प्रकार की होती है? तो ध्यान रखिएगा, 3 प्रकार की होती है, ठीक है। मांग की मूल्य लोच, मांग की आय लोच, और मांग की आड़ी लोच। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकाल में जब फर्म को हानि हो रही होती है तो उसे बाजार से बाहर होने की स्थिति होती है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कीमत औसत परिवर्तनशील लागत से भी कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक उपभोक्ता जब संतुलन की स्थिति में होता है तो तटस्थता वक्र पर डैश स्पर्श रेखा होती है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कीमत रेखा। देखिए इस तरीके से होता है। ये क्वेश्चन का क्या कह रहा है, ये जो हो गया आपका वस्तु जो है वाई हो गया, ये वस्तु आपका एक्स हो गया, ठीक है। ये मान के चलिए ऐसे हो गया, तो ये स्पर्श रेखा इस तरीके से होता है, ये वाला, ठीक है। ये हो गया आपका, आपको पता होना चाहिए क्या हो गया, संतुलन बिंदु हो गया, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, ये वाई एक्सिस हो गया इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा आपका? स्पर्श बिंदु हो जाएगा। तो यही पूछा गया। चलिए आगे कह रहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा लक्षण नहीं जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रति व्यक्ति उच्च आय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता की कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, क्रेताओं एवं विक्रेताओं की संख्या कम होती है। इसमें जो है पूर्ण प्रतियोगिता में भरपूर होता है, खरीदने वाला भी और बेचने वाला, तभी तो पूर्ण कंपटीशन आएगा। जिससे मान के चलिए अभी मार्केट में मात्र 2 गो जो है आपका बच गया, जियो और एयरटेल, तो अभी क्या कंपटीशन, खाक है। अगर कल जो है आपको 12,000 कर दिया जाए रिचार्ज 1 GB का, चाहे 1 महीने का, तो भी आप मजबूर होकर दीजिएगा, क्योंकि कंपटीशन है नहीं। यहाँ बेचने वाला एक गो है, खरीदने वाला पूरा दुनिया, मोनोपोली इसी को बोलते हैं। वहीं यहाँ पे अगर 5,000 जो कंपनी होता है सिम बेचने वाला, और 5,000 लाख करोड़ में तो खरीदने वाला है, तो आप जो है बार्गेनिंग कर सकते थे, तो वहाँ पे रेट जो है कंपटीशन में कम होता।
ठीक है। तो ये इसको पूर्ण प्रतियोगिता बोलते हैं जब खरीदने वाला भी बहुत हो और बेचने वाला भी बहुत हो। जैसे आप मार्केट में जाते हैं, आलू का लेना होता है बाज़ार में, तो 10 गो आलू वाला रहता है, खरीदने वाला भी ढेर होता है, तो क्या करता है, कुछ-कुछ रेट का अंतर पड़ जाता है, रीज़नेबल रेट पे आपको मिल जाता है। आगे कह रहा है कि सर्वप्रथम जनसंख्या सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने दिया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, माल्थस ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा इसको। आगे कह रहा है कि डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है कब अस्तित्व में आया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रास्फीति से बाजार में चीज़ें क्या हो जाती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महंगी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्पत्ति के नियम एवं पैमाने के प्रतिफल का संबंध है क्रमशः डैश, तो क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अल्पकाल एवं दीर्घकाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कुल उपयोगिता एक बिंदु पर अधिकतम है, तो सीमांत उपयोगिता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किन्स के रोजगार सिद्धांत का मूल बिंदु है, किन्स क्या एक अर्थशास्त्री है, उनके अनुसार जो रोजगार सिद्धांत का मूल बिंदु क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रभावी मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किन्स के अनुसार सट्टा उद्देश्य हेतु मुद्रा की मांग क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ब्याज की दर के साथ ऋणात्मक रूप से परिवर्तित होती है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रथम घात वाला समरूप फलन कौन सा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, बताइए बताइए कमेंट बॉक्स में। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, काउ डगलस उत्पादन फलन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप क्या है, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, M1। M1 जो है सब आपका जो है सबसे ज़्यादा तरल होता है। आगे कहा कि भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया, और ये बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ध्यान से पढ़िएगा, गरीबी हटाओ का नारा पूछ रहा है, नारा पूछेगा तो ध्यान रखिएगा छठी परियोजना हो जाएगा। वहीं सीधा पूछा जाता है गरीब निवारण को प्राथमिकता कब दिया गया, तो पंचवर्षीय योजना में ही प्राथमिकता दे दिया गया था, लेकिन नारा कब आया था, तो छठी पंचवर्षीय योजना में आया था। आपको पता होगा 1951 से जो पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था, 5-5 साल के अंतराल पर चलता रहा, हालांकि बीच में कुछ गैप भी आया था। आगे करा कि फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत की प्रमुख आलोचना इसलिए है कि, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यह सिद्धांत हमें यह नहीं बताता है कि किस प्रकार मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन कीमत स्तर को प्रभावित करता है। आगे कह रहा है कि उपकर होता है, क्या होता है, तो ये हो जाएगा आप बताइए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक कर जिससे प्राप्त आय किसी विशेष उद्देश्य से खर्च की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लाभ अनिश्चितता का पारितोषिक है, यह विचार प्रतिपादित किया था किसने, किस महान अर्थशास्त्री ने, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नाइट ने। साथ ही साथ मैं एक बात कहना चाहूँगा, साथी जितने भी हमारे चैनल से जुड़े हैं, तो सारे अपने कम से कम 1-2 साथियों में जो है शेयर कीजिए, और जो पहले से शेयर है उस सब्सक्राइब वो शेयर कीजिए, और जो नहीं है वो क्या करें, सब्सक्राइब करें। और साइंस का आप लोग का क्लास 9-10 का जो है PDF कंप्लीट हो चुका है, और उसके साथ साइंस का सोशल साइंस का हो चुका है। बहुत जल्दी जो आपका मैथ्स और क्या कहते हैं उसके बाद जो है हिंदी इंग्लिश का भी कंप्लीट हो जाएगा, और 6 to 8 में जो है आप सोशल साइंस का भी बहुत जल्दी मैं PDF पे काम कर रहा हूँ, और बेस्ट रहेगा एकदम। पूरा NCERT SCERT के सिलेबस में बना रहा हूँ, ताकि आप लोग उसको भी केवल उसको ही पढ़ ले तो पास कर जाए, इतना ज़रूर है। हालांकि डीप में पढ़िएगा, क्योंकि आपको पता है BPSC का एग्जाम हो रहा है, इसलिए मैं डीप में जब थोड़ा बताता भी। आगे कह रहा है कि आर्थिक विकास की निम्न अवस्थाओं में से किस एक का उल्लेख जो है रोस्टोव ने नहीं किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एकाधिकार पूंजीवाद की अवस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है, तो आपको पता होना चाहिए किस स्रोत से सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय आय में जो है योगदान है, तो ये हो जाएगा तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र में क्या आता है, तो आपको पता होना चाहिए सर्विस सेक्टर आता है। प्राथमिक में आ गया आपका जो है कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन आता है। द्वितीय में क्या आ जाएगा, तो इंडस्ट्री वगैरह आ जाता है। तो भारतीय जो आपका इनकम का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो क्या है, तो आपको पता होना चाहिए तृतीय क्षेत्र है। आगे कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको IMF बोला जाता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है विश्व बैंक से संबद्ध नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय
सॉरी दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन। बाकी तो आपको पता ही होगा, वित्त निगम मतलब पैसा वाला बात है, विकास संगठन, मुद्रा कोष। आगे करा कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, देख लीजिए, ध्यान रखिएगा, भारत में पूछा जा रहा है तो कौन हो जाएगा, स्वामीनाथन हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, स्वामीनाथन हो जाएगा। वहीं अगर आप पूछा जाए श्वेत क्रांति का जनक कौन है, तो वर्गीज कुरियन। वही अगर पूछा जाए विश्व लेवल पे जो है हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग है। ध्यान रखिएगा इसको, विश्व लेवल पे नॉर्मन बोरलॉग है, ठीक है ना। भारत लेवल पे स्वामीनाथन जी है, अभी हाल ही फिलहाल में 1 सप्ताह पहले उनका मृत्यु हुआ। आगे करा कि भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किया जाता है किसके द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक्स का मोस्ट जो है फेवरेबल क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। तो कौन हो जाएगा आपका, CSO हो जाएगा, ठीक है। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं उसी का जो है बड़ा के लिखा, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सेंट्रल मतलब केंद्रीय, स्टैटिस्टिकल मतलब सांख्यिकी ऑर्गेनाइजेशन माने संगठन। आगे करा कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है, तो भारतीय संविधान के भाग 4 में जो है आपका नीति निर्देशक तत्व का जो है वर्णन है। इसमें जो आपका आर्टिकल जो है 36 से लेकर 51, ठीक है, 36 से लेकर 51 तक, इस बात को ध्यान रखिएगा। और आपका जो टीचर लोग जो हमेशा क्या करते हैं, इशू नहीं बनाते हैं कि समान काम के लिए समान वेतन हो, वो इसी के अंतर्गत आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। इसीलिए जो है टीचर लोग जो डायरेक्ट कोर्ट में जाके इसको चैलेंज नहीं कर पाते हैं, सरकार से बार बार रिक्वेस्ट करते जब इलेक्शन आता है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व जो होता है उसको आप संविधान जो है के अंतर्गत जो है मतलब वहाँ कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। वो सरकार के ऊपर निर्भर करता है कौन सारा जो है सरकार देना चाहती है कि नहीं देना चाहती है। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। स्वतंत्रता का अधिकार पूछा जाए तो क्या हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 19 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी आपका जो है अनुच्छेद 19 हो गया आपका। अनुच्छेद 32 के बारे में क्या कहा था, अम्बेडकर जी ने कहा था कि ये जो है आपका संविधान का आत्मा है, हार्ट एंड सोल कहा था इसको, ठीक है। हृदय एवं आत्मा किस अनुच्छेद को बोला था, तो अनुच्छेद 32 को बोला था। इसी में जो है 5 प्रकार के रीट का वर्णन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 5 प्रकार का रीट जो है इसी में के अंतर्गत आता है। आगे कह रहा है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 42वें संशोधन 1976 के द्वारा। वैसे देखिए मैं आपको मोटा मोटी ट्रिक बताता हूँ, सब पे नहीं लागू कीजिएगा, जब भी जोड़ने का बात आएगा तो ध्यान रखिएगा 42वां संशोधन, ठीक है। जोड़ने का बात है तो 42वां संशोधन, और तोड़ने का बात, हटाने का बात है तो 44वां संशोधन। मैं फिर से बता रहा हूँ, बार हर पे अप्लाई नहीं कीजिएगा, तो अगर आपको कन्फ्यूजन होगा तब बोले हैं कि जोड़ने में 42वां संशोधन, जैसे देखिए संविधान के किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं, तो 42वां हटाया गया रहता, ठीक है। जैसे संपत्ति को कब हटाएगा, तो 40वें संशोधन द्वारा। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, मोटा मोटा ट्रिक है एक तरीके से। आगे कहा कि भारतीय संविधान का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संविधान सभा ने किया था। पहली बैठक आपको पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। आगे कहा कि भारत का संविधान बनने में समय कितना लगा था, तो बताइए कितना लगा था, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था, ठीक है। और हमारा जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन पूरे देश पे लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सन 1919 के एक्ट को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। देखिए 1919 को जो है मार्लो मिंटो कहते हैं, ठीक है, हम लोग मार्ले मिंटो हुआ, ठीक है, इस हिसाब से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1919 को, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। आगे कह रहा है कि सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति की अपेक्षा निम्नलिखित में से किसे अधिक महत्व दिया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक आर्थिक उपबंधों का वर्णन भारतीय संविधान में निम्न में से किस शीर्षक में मिलता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नीति निर्देशक तत्व में। देखिए सामाजिक आर्थिक उपबंध है, ठीक है ना। और ये जो है एक तरीके से फंडामेंटल राइट की तरह, इसको आप जो है कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, ये जो सरकार के रुचि पर निर्भर करता है। आगे कह रहा है कि सामाजिक न्याय की अवधारणा पर निम्न में से कौन बल देते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मार्क्सवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है, ठीक है। अक्सर यही होता है, आपको पता भी होगा, बड़े बड़े इंसान के लिए कानून क्या हो, तो कानून जैसे मकड़ा को फाड़ के बाहर निकल जाता है, ठीक है। और हम लोग के लिए, छोटा छोटा आदमी के लिए कानून है, बाकी तो कानून बहुत स्लो है, बहुत देशों में जो है बहुत स्लो भी है।
तो वही कह रहा है कि कानून जो है उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है, कानून की यह परिभाषा निम्न में से किसने दी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, ऑस्टिन ने। और साथियों, आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि जहाँ कानून नहीं होता वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं होती है, यह कथन निम्न में से किसका है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लॉक का। ठीक है, ये बात जो है बिल्कुल सही बात है, ध्यान रखिएगा। जब अगर कानून नाम का चीज़ नहीं हो तो इंसान एक ऐसा प्राणी है धरती का जो है पूरे धरती को जो है अजीब सिचुएशन में ला के क्रिएट कर देगा, कानून नहीं होगा। सोचिए, अगर इतना डर है, कानून है, तब जो है इतना मतलब क्राइम होता है, रेप हो जाता है, छोटी छोटी बच्चियों का हो जाता है। हालांकि तो नवरात्रि के समय में सब चीज़ बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन इतना खाली कुछ दिन पहले का घटना है। तो अगर कानून नहीं होता और इंसान के अंदर डर नहीं होता तो जितने बड़े बड़े जो है लोग, वो तो गरीब लोग को ऐसे ही चीर के खा जाते हैं ना। आज भी देखिए, चाहे नौकरी हो जाए कहीं भी किसी चीज़ में, ठीक है, तो सारा का सारा जो है वो लोग पूरा कंट्रोल करके रख लेते हैं। तो कानून ज़रूरी है अगर आप स्वतंत्रता चाहते हैं, अगर शांति चाहते हैं, अगर आप और भी चीज़ चाहते हैं, ठीक है। तो ये था साथी आपका प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा था रंजीत सर के द्वारा जो है, और बहुत जल्दी जो आपका चौथा प्रैक्टिस सेट भी आएगा। साथ ही साथ मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, आप लोग का सोशल साइंस और साइंस का जो है 9th-10th का जो है PDF कंप्लीट हो चुका है। अगर लेना चाहेंगे तो आप जो नंबर दिया गया उस पर व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा। हालांकि 1-2 दिन से बैंकिंग इशू चल रहा है, तो जैसे ही सलट जाएगा तो मैं आप लोग का जो है इन्फॉर्म कर दूँगा। ठीक है, बाकी जो आप लोग का मैथ्स और हिंदी इंग्लिश पे काम चल रहा है, ठीक है। जैसे ही उसका PDF कंप्लीट हो जाएगा और 6 to 8 पे जो है मैं NCERT या CERT का जो सिलेबस है उसके हिसाब से जो है आपका PDF बना रहा हूँ, और बहुत जल्दी आप लोग को सामने रख दिया जाएगा। और एक मिनिमम प्राइस रहेगा, ताकि जो है उसी पैसे से मैं आप लोग के लिए जो है ये सब कंटेंट लेकर आता रहूँ अच्छा से अच्छा। ठीक है साथियों, तो चलिए जुड़े रहिए चैनल से, दोस्तों में शेयर करते रहिए, और नवरात्रि में जो है माँ दुर्गा का आशीर्वाद लीजिए और तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।